Hello, all my dear learners of class 10 ICSE, and today we'll be starting with history, very important chapter, which is the first war of independence, 1857. So, before beginning with this chapter, let us just share 100 years before story, which is in 1757. तो जब 1757 था, at that time बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. ओके, ये आपको याद रखना है. बैटल ऑफ प्लासी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस वाज द ईयर व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन इंडिया, है ना. उन्होंने अपना जो पैर है वो जमा लिए थे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे विक्ट्री हुआ था, विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड इसी के वजह से जो ब्रिटिश रूल है वो स्टार्ट हुआ था, राइट. And almost after 100 years, nearly after 100 years, which is in year 1857, right? जो एक फर्स्ट मास अपराइजिंग है वो हो गया था, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से. अच्छा, आपको क्या लग रहा है इन 100 years में, नियरली आफ्टर लाइक 100 years के बाद में ही ऐसा एक ही वॉर हुआ था? नहीं. तो ड्यूरिंग दिस 100 years ऑल्सो लाइक 12 ऐसे माइनर रिवॉल्ट्स भी हुए थे, बट दैट इज नॉट लाइक दैट मच लाइक द होल मास अपराइजिंग वी कैन सी. तो वो ऐसे बहुत छोटे लेवल पे और स्कैटर्ड हुए थे. और ये वाला जो अपराइजिंग है और या फिर ये वाला जो रिवॉल्ट था, ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हुआ था, है ना. और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था. मोस्टली इट वाज द मिलिट्री हु हैड मेजर रोल इनटू this uprising, and because of that we are learning this chapter of 1857, which is very much referred to as first war of independence. Like in the whole history, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा वो रेफर किया गया है. क्यों? क्योंकि इंडियंस को लगने लगा है फ्रीडम वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो वाला फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को महसूस होने लगा था, इसीलिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है. सो आपको ये नाम जो है चैप्टर का, ये लिंक करना है, आपको समझना है कि क्या है, ठीक है. सो आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट वॉर जो हुआ था वो बैटल ऑफ प्लासी था, जहां पे विक्ट्री हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का. एंड उन्होंने अपने जो पैर है या फिर जो अपना रूल है वो जमा लिया था यहाँ पे इंडिया में, राइट. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द एक्चुअल कॉजेस. सो लाइक यहाँ पे ना बहुत अलग अलग टाइप के कॉजेस दिए हैं. पॉलिटिकल कॉजेस है, सोशो रिलीजियस कॉजेस है, इकोनॉमिक कॉजेस है और इमीडिएट कॉज है जो मिलिट्री कॉज भी कहेंगे हम लोग, है ना. तो हम लोग के जो अलग अलग कॉजेस है उसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा from the point of view of the examination, right? So in that also you have like some points, sub points are there. तो सब points में सबसे पहले आ रहा है policy of expansion और annexation. policy of expansion मतलब क्या? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो एक ही बार में हम लोग का मतलब उनका जो वॉर था हमारे साथ में वो होके खत्म हो गया था, एंड हमारे यहाँ के जो इंडियन प्रिंसेस थे या जो प्रिंसली स्टेट्स है वो ऐसे ही शांत बैठे थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, है ना. वो वॉर तो चलते रहे थे. तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी अपना जो रूल है वो बहुत बेटर करना चाहते थे, वो फैलाना चाहते थे अपना रूल. और जो अपने इंडियन रूलर्स है वो भी नहीं चाहते थे कि अपना रूल चला जाए, मतलब जो उनका रूल है वो चला जाए, है ना. तो उनके बीच में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हुआ है, दोनों के बीच से वॉर वाले सिचुएशंस, बैटल वाले सिचुएशंस होते रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज द पॉलिटिकल कॉज. पॉलिटिकल कॉजेस के अंडर भी 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो आपको याद रखने हैं, राइट. फर्स्ट वन इज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, द सेकंड वन इज डिसरिस्पेक्ट टू मुगल एम्परर बहादुर शाह, then stopping the pension of Nana Sahib and absentee sovereignty of the Britishers. Okay, there are many, but out of that मैंने सिर्फ 4 यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको लर्न करने हैं बिकॉज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के अंडर भी और 4 आ रहे हैं, है ना. तो वैसे करके तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल कॉजेस में. सो यू विल हैव टू लर्न. फर्स्ट इज व्हाट? दैट इज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. एनी वर्ड कैन बी यूज्ड, एंड अंडर दैट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वी हैव मोर 4. What are those 4? You'll have to learn those, right? First one is the outright wars, then second is subsidiary alliance, third is doctrine of lapse, and fourth one is on pretext of alleged misrule or misadministration, maladministration they can call it as. Okay, then we have disrespect to Mughal emperor Bahadur Shah. So why Mughal emperor? Because सबसे पहले मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो रूलर थे या एम्परर ऑफ इंडिया थे, दोज वर मुगल्स, राइट. So from that reference, disrespect to the last Mughal ruler who is
Bahadur Shah, Emperor Bahadur Shah. Okay, then the next point is stopping the pension of Nana Sahib. Now, who is this Nana Sahib? We'll see this further. आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग. And then is the absentee sovereignty of the Britishers. So at least 4 those points you'll have to learn. And under the first one, more 4 are there, right? So आपको ये learn करने हैं. We'll see one by one. What are those? Let us first start with policy of expansion और annexation. जैसे मैंने पहले बोला था कि बैटल ऑफ प्लासी ये फर्स्ट वॉर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे इंडिया में उनका जो रूल है वो इस्टेब्लिश करने के लिए, राइट? So after that many such kind of battles had happened, right? So because some rulers were there, they were not agreeing to the British rule, or they have not accepted the British rule, they have not welcomed the British rule, correct? तो वो तो अगेंस्ट में जाने ही वाले, जो प्रिंसली स्टेट्स है वो तो अगेंस्ट में जाने ही वाले हैं ब्रिटिशर्स के, करेक्ट? सो जब वो अगेंस्ट में जाएंगे, वो नहीं सुनने वाले हैं, तो वॉर होगा, है ना, रेजिस्टेंस होगा, दोनों के बीच में बैटल होने वाला है. सो सम काइंड ऑफ बैटल्स और वॉर्स हैड हैपेंड. सो दैट्स व्हाट बाय आउटराइट वॉर्स. तो वो वॉर्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये वो पॉइंट है. फिर सेकेंड वाला सब्सिडरी अलायंस. अलायंस मतलब क्या? सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट ब्रिटिशर्स हैव मेड, है ना. सो एक बेसिकली एक ट्रैप था ये, कि जिसके वजह से प्रिंसली स्टेट फंस जाए ये ब्रिटिशर्स के ट्रैप में, और ये अपना जो रूल है, ब्रिटिशर्स जो अपना रूल है वो फैलाएंगे, ये उनका कॉन्सेप्ट है. सो सेकंड वन इज सब्सिडरी अलायंस. अलायंस इज अग्री लाइक अ काइंड फॉर्मिंग अलायंस और फ्रेंडशिप काइंड ऑफ, ओके, not exactly friendship but alliance, correct? And then next is our doctrine of lapse. Doctrine of lapse, इसको समझने के लिए हम लोग को बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, सबको जो पता है, झांसी की रानी वाला जो एग्जाम्पल है वो याद रखेंगे, तब हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है? एंड देन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ alleged misrule और maladministration, means some kind of misadministration is going on, कुछ खराब वाला एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है प्रिंसली स्टेट्स में, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ रूल पास कर दिया है, और वो जो प्रिंसली स्टेट है वो ले लिया है. तो ऐसे करके उन्होंने सब बहाने बनाए हैं, सब ऐसे बहाने कुछ ना कुछ करके, कुछ तो ट्रैप करके प्रिंसली स्टेट्स है ब्रिटिशर्स ने अक्वायर कर लिए हैं. हाँ, मैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोल रही हूँ, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी. फ्रॉम दिस टाइम पीरियड व्हेनेवर आई एम कॉलिंग ब्रिटिशर्स, अनलेस एंड अनटिल 1857 का वॉर नहीं हो रहा है, तब तक ये ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, ठीक है? चलिए हम लोग अभी एक से एक हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. पहला वाला क्या है? आउटराइट वॉर्स. जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट वॉर जो था वो था बैटल ऑफ प्लासी, करेक्ट, विच वाज इन 1757, कि जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपना जो होल्ड है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया था, रूल है वो इस्टेब्लिश कर लिया था. उसके बाद में बहुत सारे वॉर्स हुए. तो ऐसे बहुत लिमिटेड यहाँ पे हम लोग ने मेंशन किए हैं, टेक्स्ट बुक में ही मेंशन किए हुए हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो उसके मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद वाला बैटल ऑफ बक्सर है. बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था ना, तब बंगाल जो रीजन है वो अक्वायर कर लिया था. बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो बंगाल वाला रीजन एक्वायर किया था, ठीक है? फिर उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था. बक्सर इज इन बिहार, एंड ये जो एरिया है अभी देखिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारा जो ईस्ट वाला जो रीजन है वो अक्वायर कर लिया ब्रिटिशर्स ने. हाँ, बैटल ऑफ बक्सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि थोड़ा मेजर पोर्शन अभी उन्होंने एक्वायर कर लिया है ना. तो ये वॉर के वजह से, बैटल ऑफ बक्सर की वजह से बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन अभी उनके हाथ में आ गया है. तो ये था बैटल ऑफ बक्सर. उसके बाद में एंग्लो मैसूर वॉर्स, नाम ही बता रहा है, एंग्लो मैसूर वॉर्स. वॉर्स मतलब क्या? एक ही नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे वॉर्स हुए हैं इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1767 टू 1799. ऑलमोस्ट 32 इयर्स के लिए ये वॉर चले थे. देखिए आप काउंट कीजिए, 32 इयर्स के लिए चल रहा है. और मैसूर स्टेट जो साउथ इंडिया में है वो बहुत ज्यादा वेल्दी स्टेट होता था, तो उनको साउथ इंडिया में डेक्कन जो रीजन है वो भी अक्वायर करना है. तो इसीलिए ये जो मैसूर जो किंगडम है या प्रिंसली स्टेट है, उनके जो किंग्स के साथ में जो वॉर हुए थे उनको रेफर किया जाता है एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है? देन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. अच्छा, थर्ड एंग्लो मराठा बोला गया है, मतलब क्या? पहले 2 भी हो चुके थे कि जहां पे ब्रिटिशर्स हैड मिजरेबली फेल्ड, बिकॉज मराठा रूलर्स, मराठा किंग्स एंड द पेशवाज, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी उनका बहुत ज्यादा अच्छा था, एंड दे वर वेरी पावरफुल. तो वो जीते थे वो वाले वॉर्स. और थर्ड वाला जो वॉर था
वो हार गए और पूरा का पूरा जो किंगडम है, मराठा किंगडम है, वो चला गया उनके हाथ से और ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया है ना। तो एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-18, एंटायर मराठा टेरिटरी, जितना सारा मराठा एम्पायर है, मतलब नर्मदा रिवर के अक्रॉस जो सारा मराठा रीजन है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ, वो पूरा रीजन जो है वो अभी ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका है। एंड लास्ट वन दे हैव गिवन व्हिच इज सेकंड एंग्लो सिख वॉर इन 1849 व्हिच इज पंजाब। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यू सिख, है ना। तो आपको ये नाम याद रखने के लिए बहुत आसान हो गया, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर। मैसूर वॉर से मैसूर स्टेट आ गया, एंग्लो मराठा वॉर से पूरा मराठा जो एम्पायर था वो उनके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। एंग्लो सिख वॉर से पंजाब जो रीजन है वो चला गया, है ना। तो ये आसान हो गया, ये जो वर्ड्स है इससे आपका जो आंसर बनेगा वो बहुत आसान बन जाएगा। और जैसे मैंने पहले बोला था, बैटल ऑफ प्लासी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला है, क्योंकि इससे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था। तो इट वाज 1757 ये था बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ पे बंगाल, सबसे पहले तो बंगाल आया था ना, बंगाल रीजन, सिर्फ सम पार्ट ऑफ बंगाल रीजन, ओके। एट दैट टाइम नवाब ऑफ बंगाल वाज देयर, तो उनके साथ में वॉर करके ये बंगाल रीजन उन्होंने लिया था, ठीक है। तो ऐसे करके ये वॉर्स का लिस्ट दिया है, ठीक है। आपको ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये आंसर में लिखना है। देन विल सी नेक्स्ट which is subsidiary alliance by Lord Wellesley। अच्छा, आपको ना ये याद रखना है कि who was behind such kind of rule, और ये जो अग्रीमेंट ये सब किए हैं उन्होंने, तो who was behind such kind of rule, ओके। सो जो है लॉर्ड विलेस्ली, वो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल होते थे उस समय पे। मतलब ये ऐसे लोग थे कि जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो स्टेट अफेयर्स होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं ये वो लोग हैं, ठीक है। लॉर्ड विलेस्ली जैसे वॉइस रॉय है ना, तो वही है ये, बस उस समय पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता था तो वो लोग गवर्नर जनरल बोलते थे, वो पोजीशन को, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है ना, तो उनको गवर्नर जनरल बोला जाता था। तो लॉर्ड विलेस्ली ये गवर्नर जनरल थे। तो देख लेते हैं ये सब्सिडरी अलायंस होता क्या है। करेक्ट, आई रीड इट, सी इट इज एन agreement between whom? British East India Company and Indian princely states. See, between two, now the agreement has to be between this two parties, correct? So now these two parties are, one is obviously the British East India Company and second party is the Indian princely states, okay। किसके लिए? by virtue of which these states lost their sovereignty to the British। sovereignty means what? freedom, they have lost their freedom to the Britishers and they'll have to become kind of a puppet। मतलब ऐसे हो जाएगा कि जो भी ब्रिटिशर्स कहेंगे तो ये प्रिंसली स्टेट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दे नॉट हैव एनी चॉइस। तो इसे कहा जाएगा ये सब्सिडरी अलायंस, ओके। एज इन एक पपेट रूलर के जैसे वो बन जाएंगे, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो पूरा पावर जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। तो ये क्या क्या होगा इसमें देखिए। तो सबसे पहला जो स्टेट है, जो अग्रीमेंट को उन्होंने जो एक्सेप्ट किया था वो अवध है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला सब्सिडरी अलायंस जो जाने वाला स्टेट है वो है अवध, आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अवध बाद में भी आ रहा है, माल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ रहा है, मिसरूल में भी आ रहा है ना, तो इसीलिए ये अवध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अवध में बहुत सारी पॉइंट्स है। और दूसरे कौन से स्टेट्स है? तो हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था, राजपूत स्टेट्स भी थे, मतलब राजस्थान वाले जो थे वो भी थे, जयपुर, जोधपुर, बुंदी, ये वाले स्टेट्स भी थे। तो ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन सबसे पहले जो स्टेट है वो है अवध। अच्छा, इसमें क्या है वो देख लेते हैं, सारे जो पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, सब्सिडरी अलायंस के पॉइंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं, चलिए। तो फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेड, जिन्होंने ये अग्रीमेंट एक्सेप्ट किया है ना, जिन्होंने ये अग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, प्रिंसली स्टेट who accepted this subsidiary alliance, तो उनके साथ में क्या क्या होगा देखिए। तो उन्होंने क्या क्या एक्सेप्ट किया है, मतलब सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया मतलब ही क्या क्या एक्सेप्ट किया है देखिए। अभी एक्सेप्टेड ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज सुप्रीम पावर,
मतलब देखिए वर्चुअली दे आर लूजिंग देयर इंडिपेंडेंस, है ना, इससे ही पता चल रहा है। दैट मीन्स वर्चुअली princely states virtually lost their independence, है ना, खुद ही इंडिपेंडेंस अपना लूज कर दिया। मतलब ये अग्रीमेंट पे उन्होंने साइन कर दिया, मतलब अपना ही जो इंडिपेंडेंस है उन्होंने खुद से ही सरेंडर कर दिया, राइट। सो वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। थर्ड, दिस प्रिंसली स्टेट, दिस इज फॉर दिस अग्रीमेंट, ये जो पॉइंट्स है ना, ये रूल किसके लिए है? दीज आर रूल्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए रूल्स है। ये जो मैं सारे रूल्स लिख रही हूं ना यहाँ पे, ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए रूल्स है, ओके। जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया उनके लिए रूल्स है, ठीक है, ये फॉलो करने पड़ेंगे उनको, ठीक है। सो दे विल हैव टू एक्सेप्ट ब्रिटिश रेसिडेंट, मतलब क्या, एज ऑफिसर उनके ही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में ना एक ब्रिटिश रेसिडेंट होंगे। ब्रिटिश रेसिडेंट मतलब कौन से? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर रहेंगे वो उनके प्रिंसली स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में या अफेयर्स में पूरा इंटरफियर करने वाले हैं, वो देखेंगे। और फिर ना इन्होंने अगर परमिशन दे दिया, ये ब्रिटिशर्स ने, अगर ये ब्रिटिश रेसिडेंट ने, ये ऑफिसर ने अगर परमिशन दे दिया, तो ही प्रिंसली स्टेट कुछ ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं, लॉ है वो पास कर सकते हैं, वैसा। तो दे विल हैव टू एक्सेप्ट ब्रिटिश रेसिडेंट इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और एक, दैट दे विल नॉट go for alliance with any other European power, कोई दूसरे यूरोपियन पावर के साथ में अलायंस नहीं कर सकते। ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो अलायंस किया है उसको ब्रेक करके कोई दूसरे जो यूरोपियंस रहेंगे, अभी कोई दूसरे यूरोपियंस मतलब कौन से यहाँ पे रेफर किया जा रहा है? फ्रांस के लोग थे, क्योंकि वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आते थे और वो भी चाहते थे यहाँ पे कॉलोनी बनाना। या फिर आप पोर्तुगीज के लोग समझ सकते हैं, क्योंकि पोर्तुगीज के लोग भी यहाँ पे इंडिया में चाहते थे एक कॉलोनी बनाना, क्योंकि यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल नेशन होने के वजह से बहुत सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल था और यूरोप में बहुत ज्यादा जरूरत था, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इसीलिए सब लोग चाहते थे, मतलब जो यूरोपियंस है या फ्रांस के लोग हैं, ये सारे यूरोपियंस जो है बेसिकली, तो वो लोग सब चाहते थे। इसीलिए ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए कि जो प्रिंसली स्टेट है जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस अगर एक्सेप्ट कर लिया है, वो किसी दूसरे यूरोपियन पावर के साथ में अलायंस नहीं कर सकते, वो अपना जो अग्रीमेंट है वो ब्रेक नहीं कर सकते, ये बोला गया है, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने, ये रूल्स है। मतलब ये क्या है कि जिन प्रिंसली स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया है उनके लिए ये पॉइंट्स है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से लर्न कीजिए। ये याद रखने के लिए 4 पॉइंट्स हो गए, मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप भी लिख लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गए हैं, ये 4 पॉइंट्स है सब्सिडरी अलायंस के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौसी। ओके, सो नाउ लॉर्ड डलहौसी वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड ऑफ 1848 to 1856। ओके, सो दिस वाज नियर बाय टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये जो लॉर्ड डलहौसी है ये बार बार आ रहा है, आगे जो है ना एलिज मिसरूल उसमें भी आ रहा है, लॉर्ड डलहौसी ही है, तो आप देखिए ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1856, तो लॉर्ड डलहौसी 2 बार आ रहे हैं यहाँ पे, आपको याद रखना है। ओके, नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज, ही पास्ड अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, करेक्ट। सो व्हाट इज दिस मेंट बाय, इफ इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, his kingdom would be lapse. Lapse मतलब expire, मतलब termination. Okay, so that is it would come under the company's territory, मतलब कंपनी के रूल में आ जाएगा, कंपनीज रूल के अंडर आ जाएगा वो। मतलब अगर इंडियन रूलर के अगर बायोलॉजिकल सन नहीं है तो उनका जो किंगडम है वो कंपनी के रूल के अंडर आ जाएगा। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। दैट इज व्हाट वी मेंट बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एंड whenever this doctrine of lapse is coming into consideration, we'll have to always remember Rani Lakshmi Bai,
Rani Lakshmibai of Jhansi. Correct? So this princely state where the king of Jhansi, the ruler of Jhansi, had died and he was not having his own son, मतलब उनका खुद का बेटा नहीं था, बायोलॉजिकल सन नहीं था, उनका अडॉप्टेड सन था. तो बिकॉज अडॉप्टेड सन था तो इनका जो स्टेट है, झांसी स्टेट है, वो गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके रूल में आ गया है ना. तो ये बहुत ज्यादा हीरोइक एक स्ट्रगल था और ये सबको पता है ये हीरोइक स्ट्रगल. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इनका, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी. और इनके ही तरह बाकी के स्टेट्स जो है वो कौन से हैं? सातारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर. सो एटलीस्ट 3 to 4 स्टेट्स आल्सो अलोंग विद झांसी, यू विल हैव टू रिमेंबर. कौन से हैं? उदयपुर, नागपुर, संबलपुर, जयपुर, है ना. ये सारे जो स्टेट्स है वो आपको याद रखना है. ठीक है, सातारा. अच्छा, इसके साथ में और क्या होगा? अच्छा, ये जो पूरा जो उनका जो प्रिंसली स्टेट है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन उसी के साथ में क्या क्या होगा? सो टाइटल्स विल बी टेकन अवे बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इवन पैलेस, जो पैलेस में रहते थे, पैलेस, दैट विल ऑल्सो बी टेकन अवे बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. मतलब इनके जो खुद के पैलेसेस वगैरह ये भी नहीं रहेंगे, टाइटल्स वगैरह भी नहीं रहेंगे. और इसकी वजह से ना जो लोग है, जो जनता है, आम लोग है, वो भी डिसप्लीज्ड है, वो भी दे आर आल्सो अनहैप्पी, बिकॉज उनके जो किंग है उनके लिए बहुत ज्यादा भगवान के जैसे हैं, तो उनसे पूरा का पूरा अधिकार है, या जो पूरा उनके साथ मिसबिहेव किया गया है, ऑन दैट बिहाफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो कंसिडर करेंगे कि एक बहुत ज्यादा एक ट्रिक था कि कुछ भी करके उनको जो टेरिटरी है वो लेना है अपने अंडर में, है ना. सो ये जो रेफरेंस है, इनको एक ऐसे माना जाता है कि जो पूरे मोरल वैल्यूज है ब्रिटिशर्स के, वो सारे ही चले गए हैं. इन्होंने ये ऐसे कुछ ट्रिक जो अपनाए हैं यहाँ पे, इनके जो सारे मोरल वैल्यूज है वही चले गए हैं, है ना. यही समझ में आता है हमें. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, on pretext of alleged misrule or maladministration. So in 1856, Lord Dalhousie annexed Awadh on pretext of alleged misrule and declared that British rule was needed to ensure proper administration. Means what? As in what your administration is going on currently in Awadh, that is very much wrong. तो और वहाँ पे बहुत सारा misrule हो रहा है, misgoverned हो रहा है, and because of that Britishers will have to come एंड उनको वो सब राइटफुल करना है, सब करेक्ट करना है ना. तो ये उनका जिम्मेदारी हो गया है, ऐसे वो जता रहे, है ना. तो ये जो अवध है, ये भी उन्होंने पूरा टेरिटरी है वो अक्वायर कर लिया है. एंड आपको अगर याद होगा, अवध किसके साथ जुड़ा हुआ था? अवध वाज आल्सो विद दिस सब्सिडरी अलायंस. तो यहाँ पे जो पहला स्टेट था वो अवध ही था. देखिए यहाँ पे, है ना, earlier state undergone to this agreement and almost after 100 years, no, almost after 100 years उन्होंने वो पूरा का पूरा ही acquire कर लिया. पहले तो सब सब्सिडरी अलायंस के लिए था, अभी तो पूरा का पूरा अवधि acquire कर लिया अंडर alleged misrule. और जो यहाँ के नवाब जो थे, अवध के जो नवाब जो थे, उनको पेंशन देके, पेंशन स्कीम देके उनको दूसरी जगह पे कोलकाता भेज दिया गया था. पेंशन मतलब उस समय पे ऐसा था कि जो रूलर्स है उनको एग्जाइल में भेज देते थे, मतलब उनका पूरा जो टेरिटरी है वो ले लेते थे और उनको ना कुछ एनुअल बेसिस पे कुछ पैसे दिए जाते थे ताकि वो वापस से आके कुछ बैटल वॉर वगैरह ना करे, इसके लिए तो उनको पेंशन कहा जाता था. तो वैसे ही इनके लिए भी जो इनके नवाब थे, नवाब ऑफ अवध, उनको भी पेंशन देके एग्जाइल में भेज दिया था. ठीक है, तो इट वाज माल एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसे बोला जा रहा था, डलहौजी बोल रहे थे कि अगर हम लोग आए और हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला तो अवध का बहुत ज्यादा अच्छा ही होने वाला है, बट वैसे हुआ ही नहीं. ठीक है, चलिए क्या होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है देख लेते हैं. हेल काइंड ऑफ कंडीशंस. सो प्रॉब्लम्स ऑफ अवध पीपल were increased. Awadh people were increased. कैसे इंक्रीज हो गए देखिए, जो लोगों के प्रॉब्लम्स है ना वो कैसे बढ़ गए वो देखते हैं हम लोग. देखिए पहला तो जो टैक्स थे वो तो बढ़ गए, टैक्स इंक्रीज्ड.
हर तरीके के जो टैक्स थे ना पहले से अभी डबल टैक्सेस हो गए, तो लोगों के ऑलरेडी इनकम्स चले गए, अनएम्प्लॉयड है और टैक्स भी बढ़ गए, है ना, ये एक प्रॉब्लम हो गया। फिर मैं बोल रही हूँ कि अनएम्प्लॉयड, है ना, अनएम्प्लॉयड कैसे, जो नोबल्स थे या ऑफिशियल्स थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो सारे ऑफिसर्स वगैरह थे बिकेम जॉबलेस, तो उनके सारे जॉब चले गए, है ना। या फिर आप बोलोगे यहाँ पे जो तालुकदार होते हैं, जमींदार होते हैं, उनके लैंड जो थे वो भी कॉन्फिस्केट किए थे, लैंड्स ऑफ तालुकदार एंड जमींदार वर कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केट करना मतलब जब्त कर देना, ठीक है, सो दोज लैंड्स वर कॉन्फिस्केटेड। आप बोलोगे जो आर्मी था, है ना, नवाब का जो आर्मी था, एंड इट वाज मोर इन नंबर, लाइक 75,000 सेपॉइज वर देयर, सो 75,000 सेपॉइज जो थे आर्मी मिलिट्री वर जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड, है ना। तो इतने सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, पूरे जो अवध के जो लोग हैं वो एक तो जॉबलेस हो गए हैं, उनके इनकम्स बहुत कम हो गए और ऊपर से टैक्स भी बढ़ रहे हैं, है ना, तो उनके प्रॉब्लम्स तो बढ़ ही गए हैं, कम तो हुए ही नहीं है। जो उन्होंने अलेज मिसरूल के प्रिटेक्स्ट पे जो किंगडम है, जो प्रिंसली स्टेट है अवध का, वो पूरा अक्वायर कर लिया है, लेकिन कुछ भला तो किया ही नहीं है, ऊपर से उनके प्रॉब्लम्स बढ़ा के रखे। तो लोग तो बहुत ही ज्यादा अभी डिस्टर्ब है एंड बहुत ज्यादा एनरेज्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इवन जो नवाब ऑफ अवध है, he also joined in this uprising and मिलके उन्होंने एक अपराइजिंग किया है, वो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अलेज मिसरूल के लिए जो उन्होंने बोला था, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बड़े थे। प्रॉब्लम्स क्या बड़े थे ये आपको याद रखना है। अलेज मिसरूल यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, और कौन सा जो स्टेट है, प्रिंसली स्टेट अवध है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। Okay, chalo, let's move to next point, which is our disrespect shown to Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. Okay, so last Mughal Emperor was Bahadur Shah Zafar, as you all know, right? So उनको बहुत ज्यादा disrespect दिखा रहे थे Britishers. Why is that so? Because if the Mughal Emperor has been shown disrespect, as in they wanted to show कि they are more powerful. Correct. And how they are showing, in what sense they are showing. So first thing is name of the Mughal ruler was removed from the coins minted by the company. तो जो भी करेंसी के ऊपर, बिकॉज एट दैट टाइम द करेंसीज वर द कॉइन्स, करेक्ट, मेटल करेंसीज वर देयर, तो उनके ऊपर ना, उनके स्टैम्प्स या कॉइन्स के ऊपर उनके नाम होते थे, जो रिप्रेजेंट करते थे कि हाँ हमारा रूल है, ये रिप्रेजेंटेशन होता था, करेक्ट। सो मुगल एम्परर के जो भी नाम थे वहां पे कॉइन्स के ऊपर, वो सारे रिमूव करके उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो कॉइन्स है वो अपनाना स्टार्ट कर दिए थे, एंड सो बेसिकली दे आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट इन दिस फॉर्म। Okay, after the death of Bahadur Shah Zafar, whoever the successors were there, they were also not permitted to use the Red Fort as their palace, and you all know that all the Mughal rulers were using Red Forts as their palace. So इनके लिए वो एक status symbol था, correct? And if these royal people were removed from their own residence, तो ये बहुत ज्यादा disrespectful था, है ना? This was very unfair attitude from the Britishers towards the Mughal emperor. Correct. So as in they wanted to show the actual power. So Britishers wanted to show ki who are more powerful. Correct. So here in the image also you are able to see that Lord Dalhousie is there. He is sitting, because at that time the Governor General was Lord Dalhousie, right? तो वो बैठे हैं और फिर उन्होंने मतलब ये फोटो दिखाया कि ये रिमूव कर दिया, मतलब एज इन वो पैलेस से उनको निकाल दिया गया है आफ्टर हिज डेथ। तो वो जो सारे मुगल एम्परर्स आगे के जो सक्सेसर्स है, आगे के जो उनके फैमिली मेंबर्स है, तो उनको उनका जो एग्जिस्टेंस है वही नहीं होने वाला है, उनका जो एम्परर या फिर जो स्टेटस है वही उसको पूरा रिमूव करने वाले हैं। तो ये दिखाने की कोशिश यहाँ पे फोटो में भी दिखाया गया है, ठीक है, आप देखिए इसको समझिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉपिंग द पेंशन ऑफ नाना साहिब। ओके, हम लोग ने क्या क्या देखा अभी तक, जो मुगल एम्परर है उनके लिए डिसरिस्पेक्ट शो किया था, या फिर जो नाना साहेब है उनके बारे में दिया गया है ना। ये पॉलिटिकल कॉज क्यों बोला गया है, क्योंकि उस समय पे जो भी एम्परर थे या फिर जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और अगर उनके किंग्स के साथ या प्रिंस के साथ ही अगर डिसरिस्पेक्ट या फिर अनफेयर एटीट्यूड किया गया था ब्रिटिशर्स के तरफ से, तो ऑब्वियसली वो तो रिवोल्ट करने ही वाले हैं, है ना, वो तो रिवोल्ट करने ही वाले हैं। इसीलिए हम लोग को याद रखना है
कि अच्छा वो 4 पॉइंट जो है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वाले 4 पॉइंट्स तो है ही, कौन से वाले, सब्सिडरी अलायंस था या फिर मिस रूल था या मैल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉइंट था, फिर उसके बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, वॉर था, ये चारों पॉइंट्स तो है ही, लेकिन उसी के साथ में आपको याद क्या रखना है, दैट इज अनफेयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स या फिर डिसरिस्पेक्ट शोन टू द मुगल एम्परर हु इज बहादुर शाह जफर. Then next point comes is the Nana Sahib. Nana Sahib was also one of the emperor, not emperor we can say, but he was the princely state. Princely state के वो prince थे. और लेकिन ये प्रॉब्लम क्या हुआ था इनके साथ में, आपको याद होगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो उस समय पे मराठास का दे हैड द डाउनफॉल, राइट, एंड हु आर द विक्टोरियस, दैट इज द ब्रिटिशर्स वर विक्टोरियस, करेक्ट, एट दैट टाइम. तो एक अग्रीमेंट हुआ था कि मराठास आगे वापस से वॉर नहीं करेंगे, तो मराठास ने एक ट्रीटी या एक अग्रीमेंट है वो साइन किया था ऑन द बेसिस कि ब्रिटिशर्स विल बी गिविंग पेंशन टू द this people, Maratha people, correct, but Nana Sahib was the adopted son. See, look at this. Nana Sahib was adopted son to this Bajirao too, and because of that, Britishers denied to give the pension. तो अधिकार से ना वो पेंशन मिलना चाहिए था. बाजीराव टू के बाद में जो सक्सेसर थे उनके, वो कौन थे, नाना साहिब थे. बाजीराव टू के बाद के जो सक्सेसर थे वो नाना साहेब थे, लेकिन उनको पेंशन बंद कर दिया था. ऑन व्हाट रीजन, ऑन व्हाट बेसिस, कि वो अडॉप्टेड सन होने के कारण उन्होंने जो पेंशन है ब्रिटिशर्स ने वो बंद कर दिया था. ठीक है, पेंशन इज काइंड ऑफ मिनिमम अमाउंट व्हिच इज बीन गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, सो दैट बिकॉज वो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स होते थे या प्रिंस होते थे, तो उनको मेंटेनेंस के लिए वो पैसे दिए जाते थे कि एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट है कि बाद में ना वो वापस से वॉर नहीं करेंगे, रिवोल्ट नहीं करेंगे, वैसे के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो पेंशन था वही बंद कर दिया था. तो ऑब्वियसली नाना साहेब जो थे वो भी अपराइजिंग में एक हीरोइक फिगर के जैसे उभर के आ गए थे. तो ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश. मतलब क्या कि एज इन दे आर नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, दे आर रूलिंग अस फ्रॉम अ वेरी फार लैंड, and whatever wealth is there, they are not utilizing because they are taking all the wealth in a form of taxes, है ना, हमारे से बहुत टैक्सेस ले रहे हैं या फिर यहाँ से ही रॉ मटेरियल भी लेके जा रहे हैं, एंड वहां का जो एक्सपोर्ट जो मटेरियल है, जो फिनिश्ड गुड्स जो है वो यहाँ पे आके बेच रहे हैं. तो बहुत ज्यादा उनका फायदा हो रहा है. लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई भी यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या फिर जो भी बेनिफिट्स देने चाहिए थे वो बेनिफिट्स तो मिल ही नहीं रहे लोगों को, है ना. उल्टा बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी या फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं. And because of that, one point you have to remember, which is absolute sovereignty of the Britishers. As in, see what they have given. India was being ruled by British from England at a distance of thousands of miles. तो बहुत दूर से वो हमारे ऊपर यहाँ पे रूल कर रहे हैं और हमारा फायदा तो हो ही नहीं रहा है, हमारा नुकसान ही कर रहे हैं, है ना. तो ये बोला गया है. So the king, the crown is actually, or the queen is actually sitting very far land. तो वहां से वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने. आगे देखिए, ये पॉलिटिकल कॉज के या सारे पॉइंट्स हैं. हम लोग ने पहला पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन देखा, फिर उसके बाद में देखा डिसरिस्पेक्ट शोन टू मुगल शाह, मुगल रूलर बहादुर शाह जफर. देन द पेंशन वाज स्टॉप्ड. सी, पेंशन ग्रांट को क्रॉस कर दिया है, मतलब क्या, इनका जो पेंशन था वो बंद कर दिया था, नाना साहिब का जो पेंशन था. और फिर लास्ट में है एब्सेंटी सोवरेनिटी. ये चार पॉलिटिकल कॉजेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे. ठीक है, चलिए ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अवर सोशो रिलीजियस causes. Okay, so as we all know that there is a lot of difference in the culture from the perspective of the Western and the Indian culture, right? And our religious and social aspects, or the life, the religious life and the social life in India was very much different from that of the Britishers, correct? So Britishers ने एक ऐसा हथकंड अपनाया, एक ऐसा ट्रिक अपनाया कि they wanted to overpower and dominate in a sense कि लोगों को कंट्रोल कर सके, है ना. They wanted to interfere into the customs and traditions of Indians, and they can overpower the common people. Okay, so let us now start with this socio-religious customs. There are many points. Out of that, 5 important points I'm discussing over here from the perspective of the examination.
First is interference with the social customs, then policy of racial discrimination, fear of mass conversion, fear of English education, and introduction of railways and telegraph. We'll discuss one by one. First is interference with the social customs. Okay, so Britishers have put some kind of laws. Okay, तो उन्होंने introduce किया कुछ laws जो थे abolition of sati law in 1829, then widow remarriage act in 1856, opening of Western education to girls. So all these laws were introduced by the Britishers, and the Hindu Orthodox Society were not accepting it. They were not liking whatever these laws were passed. Okay, so here this abolition of sati and widow remarriage act, even the Western education to girls, they thought of, Orthodox Indians thought of that they are trying to interfere into our Indian culture, and they wanted to enter into the what our Indian lifestyle is. Okay, and because of that it was very much disheartening to the Indians. Okay, now let us move to the next point, which is policy of racial discrimination. As you all know that Britishers and all the Europeans in general, they actually follow the discrimination, like racial discrimination, right? They saw us as in we are inferior to us, and they are always superior on a basis of the skin color, correct? So that racial discrimination was followed by like many officials, and वो Indians को हमेशा ही बहुत lower ट्रीटमेंट देते थे, डिसरिस्पेक्टफुल वगैरह ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट देते थे. सो दैट वाज द पॉइंट. ब्रिटिशर्स बिलीव दे आर सुपीरियर एंड फॉलोड पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट टुवर्ड्स इंडियंस. हमेशा इंसल्ट करना, टॉर्चर करना, ये सारा वो हमेशा करते रहते थे. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है. देखिए यहाँ पे, हाँ ये वाले पॉइंट में आप देखिए जो इंडियंस है वो नीचे बैठे हैं, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो ऊपर बैठे हैं, है ना. तो ये ऐसा ट्रीटमेंट होता था हमेशा. देन नेक्स्ट इज फियर ऑफ मास कन्वर्जन्स. See now, mass conversions in a sense, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वहां पे ना क्रिश्चियनिटी को पढ़ाया जाता था. मतलब बाइबल का रेफरेंस वगैरह देना, बाइबल में जो है वो पढ़ाना, तो ये सब होता था. तो वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज को फंडिंग वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट द नंबर ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज हैड स्टार्टेड इन बहुत ज्यादा नंबर में वो होने की वजह से लोगों को डर बैठ गया था. एंड ऑल्सो नॉट जस्ट दिस, बट यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो गवर्नमेंट स्कूल से उसमें भी क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव एंड वो बाइबल वगैरह उसके बारे में पढ़ाना वगैरह स्टार्ट कर दिया था. इवन अगर प्रिजनर्स वगैरह रहेंगे तो वहां पे भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बाइबल को पढ़ाना, है ना. या फिर आप बोल सकते हो कि जो इंडियन जो ट्रेडिशंस थे उसमें इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिया था. तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रॉम द सोशल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव, करेक्ट. सो ये इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है ये पॉइंट सी आफ्टर 1813 बोला गया है. सो इट इज लाइक द नियर बाय टाइम ड्यूरेशन. तो लोगों के मन में ना बहुत ज्यादा डर बैठ गया, फियर हो गया है लोगों को कि क्रिश्चियनिटी भी हो रहा है, ये जो है ये लोग बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं हम लोग के लाइफ में, तो हमें कन्वर्ट कर देंगे, है ना. ऐसे सारे पॉइंट्स के वजह से ना जो आम लोग है, कॉमन पीपल है, तो उनके मन में एक फियर बैठ गया है, तो वो भी अपराइजिंग में शामिल होना चाहते थे. ठीक है, तो ये देखिए आगे है फियर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. सो जैसे हम लोग ने बोला कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी स्टार्ट हो गए थे, तो वो लोग ने एजुकेशन में बहुत ज्यादा अपना एनरोलमेंट दिखाया था, और उसी में हम लोग बोल सकते हैं कि इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए थे मदरसा में, फिर संस्कृत कॉलेज में, है ना. तो यहाँ पे उनके ट्रेडिशनल जो सारी टीचिंग्स थे उनको साइडलाइन करके इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया गया था. और हमें भी पता है आज भी हम लोग इंग्लिश ही पढ़ते हैं, है ना. तो ये जो वहां से वो जो स्टार्ट हुआ है अभी तक उसका इम्पैक्ट है. तो हमें याद रखना है जो ट्रेडिशनल जो सारे लोग थे या प्रिस्ट होते थे या मौलवीज थे, उनको ये बहुत ज्यादा हर्टफुल लगा था कि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारा इंपॉर्टेंस है, वो हटा के यहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंग्लिश इंट्रोडक्शन करने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा फियर भी महसूस होना स्टार्ट हो गया था. देन डिस्करेज टू द ट्रेडिशनल एजुकेशन, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, है ना. तो इंग्लिश के क्लासेस के वजह से लोगों में एक डर बैठ गया है. एंड लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ दिया है. सो ऐसे था कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी था, इनोवेशन था,
पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट, और इंडियंस को ऐसे लगने लगा था कि ये जो कुछ टेलीग्राफ है या फिर रेलवे लाइंस है, ये अगर हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए तो हमारे लिए एक पनिशमेंट के तौर पर ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि कुछ नया टाइप का पनिशमेंट हो सकता है इसके वजह से। तो उन्होंने ना ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये जो रेलवेज है, टेलीग्राफ है, ये हमारे प्रोग्रेस के लिए है। एक्चुअली हमारे प्रोग्रेस के लिए नहीं था, वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोग्रेस के लिए ही था, लेकिन फिर भी तो र्यूमर फैला गया था कि पोल्स, टेलीग्राफ पोल्स जो है वो पीपल को हैंग करने के लिए, अगर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में चले गए तो उनके उनको एक पनिशमेंट के तौर पर ये जो टेलीग्राफ पोल्स है वो यूज किए जाएंगे। हाई कास्ट इंडियन, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हाई कास्ट इंडियंस थॉट रेलवेज आर डेलिबरेटली मेड टू डिफाई देयर रिलीजन। मतलब ऐसे होता था ना, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस जो थे हिंदू सोसाइटी के, तो वहां पे जो 4 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, तो वहां पे तो सो कॉल्ड जो अनटचेबल्स थे और जो हाई कास्ट सोसाइटी के जो लोग हैं, तो वो जो फर्स्ट सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक साथ में नहीं आ सकते, बैठ सकते, बोल सकते, वैसा था। तो यहाँ पे तो जब पैसेंजर्स एक साथ में बैठेंगे तो वो मान रहे थे, हाई कास्ट इंडियंस मान रहे थे कि टिकट घरों में भी जाना है तो वहां पे भी एक ही सिंगल लाइन होगा, क्यू होगा, वहां पे अलग अलग क्यूज नहीं है। फिर कंपार्टमेंट में बैठना है तो सब लोग एक साथ में ही बैठेंगे। तो ये जानबूझ के किया गया एक प्लान है ब्रिटिशर्स की तरफ से, ऐसे इंडियंस, ऑर्थोडॉक्स इंडियंस है वो सोच रहे थे उस समय पे। तो वो कॉमन पीपल के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था, और फिर बहुत ज्यादा डर भी बैठ गया था, एक टाइप का फियर बैठ गया था ब्रिटिशर्स के वजह से कि हाँ, ये हमें हमारा जो रिलीजन है वो भी मतलब खराब करना चाहते हैं, और क्रिश्चियनिटी भी हम लोग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये सारे जो डर थे उसकी वजह से भी लोगों ने फिर अपराइजिंग में पार्टिसिपेशन किया। यहाँ पे जो कॉमन लोग है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है। पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे? पॉलिटिकल कॉजेस तो मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि वो रूलर्स और एम्पायर वगैरह वो सारे पॉइंट्स है। यहाँ पे सोशल रिलीजियस कॉजेस कॉमन पीपल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये दो डिफरेंसेस आपको याद रखना है ना। पूछेंगे आपको पॉलिटिकल कॉजेस, आपको पूछेंगे सोशल या फिर रिलीजियस, सोशल रिलीजियस कॉजेस आपको पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया है हम लोग ने आज जो किया है पॉइंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोशो रिलीजियस कॉजेस का वापस से एक बार यहाँ पे एक पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया है कि जहाँ पे इंटरफियरेंस विद द सोशल कस्टम्स, तो एक ऑफिसर है जो आ रहे हैं और कुछ उन्होंने नया लॉ है, जैसे एबॉलिशन ऑफ सती होगा, विडो रीमैरिज एक्ट है वगैरह, वो बता रहे हैं, है ना। तो लोग यहाँ पे थोड़े से डिसअपॉइंट लग रहे हैं। या फिर पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंडियंस जो है उनको बहुत इल ट्रीटमेंट मिल रहा है ब्रिटिशर्स की तरफ से, नीचे बिठाया गया है ना। या फिर जो ऑफिसर्स वगैरह है वो बहुत ज्यादा खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो कन्वर्जन्स है उसका एक फियर है लोगों के मन में, जो अपने अपने रिलीजन है तो वो सब इनहेरिट करेंगे बचपन से ही, क्योंकि बाय बर्थ उनको वही सिखाया जाता है। लेकिन फिर आगे जाके अगर कोई बोल रहा है कि नहीं आपका रिलीजन तो खराब है, हमारा रिलीजन अच्छा है, या फिर मास कन्वर्जन अगर कराना चाहते हैं तो फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा लोगों के लिए। तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये चीजें, तो डर बैठ गया लोगों के मन में कि अच्छा ये लोग कन्वर्ट वगैरह कराएंगे, है ना। तो फियर ऑफ मास कन्वर्जन है यहाँ पे। इंग्लिश एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन था, तो जो इंग्लिश क्लासेस लगाए थे संस्कृत कॉलेज में या फिर मदरसा में, तो वैसे वो जो इंग्लिश क्लासेस था उसके वजह से भी लोगों में एक डर बैठ गया था कि ये वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, वो एक डर था। और लास्ट वाला जो था, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को ये क्यों है, ये जो ट्रैक्स वगैरह लग रहे हैं उनको कि मारने के लिए होंगे, पनिशमेंट के लिए होंगे, या फिर टेलीग्राफ पोल्स जो है वो हैंग करने के लिए है अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए। तो ये सारे ना कॉमन लोग हैं। ये जो सोशो रिलीजियस कॉजेज जो है ना, दैट इज फॉर कॉमन पीपल, यू नीड टू रिमेंबर दिस, इट इज फॉर कॉमन पीपल, ओके। सो ये किसके लिए है? कॉमन पीपल के लिए है। हाउ कॉमन पीपल पार्टिसिपेटेड इन अपराइजिंग, तो कॉमन पीपल पॉइंट ऑफ व्यू है ये सोशो रिलीजियस कॉजेज, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सारे कॉमन पीपल है ना। चलिए आगे बढ़ते। ओके, सो अब तक हम लोग ने देखा था पॉलिटिकल कॉजेस, फिर सोशो रिलीजियस कॉजेस, राइट। अभी हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस में 5 टाइप्स आर देयर: एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ruin or decay of Indian trade and handicraft, inhuman treatment of indigo cultivators,
and fifth one, growing unemployment for scholars, preachers, artists, etc. Okay, so first one is exploitation of economic resources. Okay, to explain this, I'll begin with England. England had this industrial revolution. Okay, and because of that, उनके पास ना बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज थे. हाँ, फैक्ट्रीज थे जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में वगैरह, मैं बस एग्जांपल ले रही हूँ, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको ना बहुत रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा. तो कौन सा रॉ मटेरियल, अगर टेक्सटाइल है तो उनको कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा? कॉटन, है ना, सिल्क, ये रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा. तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एट चीप रेट्स, है ना. तो उनको रॉ मटेरियल अगर बहुत ज्यादा चीप रेट से मिल रहा है. अच्छा, पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहले ट्रेडिंग नहीं होता था. यहाँ पे मैंने जो एक पिक्चर लगाया है, वहां पे जो एक ब्रिटिश ऑफिसर है वो सब लेके जा रहा है ना. तो पहले भी ये ट्रेडिंग होता था, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पहले भी सिल्क रूट से, आपको पता है ये चीज, है ना. तो इंडिया के साथ में ट्रेडिंग होता था, लेकिन जब भी यूरोपियंस या फिर कोई भी जो बाहर के जो फॉरेनर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे, सो वो एक्सचेंज करते थे गोल्ड के साथ में. तो यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पे इंडिया में गोल्ड वो एक्सचेंज करते थे. मतलब बार्टर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा, तो गोल्ड लेके आते थे यहाँ पे और हमें गोल्ड देते थे. तो मतलब ना यहाँ के लोग उतना इनकम ले रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया. एंड जैसे ही इंडिया को इकोनॉमिक कॉलोनी बना दिया, तो अपने पर्पस के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के वजह से जो जो उनके लिए बेनिफिटेड है, वही उतना ही उन्होंने इंडिया में एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू प्रोड्यूस करने के लिए सबको फोर्स करना स्टार्ट कर दिया. मतलब जैसे आप देख सकते हो कि प्लांटेशन, तो इंडिगो प्लांटेशन या फिर जूट, एंड इंडिया वाज रियली गुड इनटू दिस एग्रीकल्चर. मतलब बहुत सारे स्टेट्स है, लाइक लेट अस कंसीडर बिहार, बंगाल, जूट कल्टीवेशन में, इंडिगो कल्टीवेशन में वगैरह बहुत अच्छे हैं. या फिर फूड क्रॉप्स के लिए, ऑयल सीड्स के लिए पंजाब, यूपी वगैरह, ये सारे जो स्टेट्स है. तो हमारे इंडिया में ये एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस के वजह से whatever interest are there of Britishers, they started to serve the purpose of their selves. तो उन्होंने ना बहुत ज्यादा लॉजिक लगाया कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एट चीप रेट्स, ये बहुत जरूरी है. चीप रेट्स में उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया, चीप रेट्स में, ठीक है. और जो भी अपने लिए फायदेमंद है वही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यहाँ पे फोर्स किया कि यही करना है आपको, यही एग्रीकल्चर करना है जो उनके लिए बेनिफिट होने वाला है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है आपको, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ. आगे ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए देखते हैं. चलिए, ओके, लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज ड्रेन ऑफ वेल्थ. ओके, द नेम इटसेल्फ टेल्स यू ड्रेन ऑफ वेल्थ. मतलब जो इंडियन वेल्थ है वो ड्रेन हो रहा है, और कहां पे जा रहा है? इंग्लैंड में जा रहा है, राइट. सो विल सी द डेफिनेशन. ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर व्हिच India got no proportionate in economic return is called as drain of wealth. Okay, now, and from the figure also, from this picture also, you are able to see high taxes and famines, and because of that Indians are very poor, and this Britishers, they are traveling एकदम मस्त फोर व्हीलर में, उनके हिसाब से वो लोग जा रहे हैं, राइट. सो आपको ये समझ में आ रहा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या पॉइंट है. अभी इसको समझते हैं और समझते हैं इसको. ड्रेन ऑफ वेल्थ. ओके, फर्स्ट पॉइंट, like we all know that India was agricultural, it was serving the interest of the Britishers, right. Colony, you can say India was agricultural colony. For industrial England, ये एक पॉइंट है. तो यहां से उनका जो रॉ मटेरियल वाला जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है ना. तो जो भी यहाँ से लेके जा रहे हैं वो बहुत चीप रेट में रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं. जो पहले बैटल ऑफ प्लासी के पहले, अगर आपको याद होगा, तो बहुत ज्यादा गोल्ड यहाँ पे लेके आते थे ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस जब भी ट्रेडिंग होता था. लेकिन जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हो गया, तो उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया अपना रूल, और बंगाल को एक्वायर कर लिया था. तो यहाँ पे जो सरप्लस रेवेन्यूज उनको बंगाल से मिल रहे थे, तो गोल्ड वगैरह आना बंद कर दिया था, और जो भी रॉ मटेरियल वगैरह लेके जा रहे थे वो बहुत ज्यादा चीप रेट्स में लेके जा रहे थे. क्यों? क्योंकि पोर्ट भी एक्वायर कर लिया था, है ना. तो ये एक पॉइंट है. फिर दूसरा पॉइंट आपको बहुत ज्यादा नेसेसरी है. जो दूसरा पॉइंट है ना, कि
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये देखिए नाम ही बता रहा है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक ये कंपनी था, है ना, कोई तो गवर्नमेंट नहीं था, हैड टू पे ह्यूज अमाउंट विच इज अराउंड अराउंड बोला जाता है, यूरोज में है, यूरोज ऑफ 400 lakhs ऐसे बोला जाता है, ठीक है, उस समय पे देना पड़ता था, हैड टू पे टू किसको, टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। हाँ, वहां का ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको पे करना पड़ता था। तो ऑब्वियसली ये तो कंपनी था, है ना, यहाँ पे सेट ऑफ वो जो ऑफिसर्स रहेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह रहेंगे, वो क्या करेंगे, अपने कंपनी के बेनिफिट के लिए और ज्यादा इंडिया से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्योंकि ये कंपनी, बात ही कंपनी की हो रही है ना, नाम ही कंपनी है, मतलब प्राइवेट ओनर्स रहेंगे इनके, तो ये जो ऑफिसर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह थे, तो वो और लूटते थे इंडिया से, मतलब रॉ मटेरियल्स वगैरह वो और लूटते थे, ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगाते थे, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि जो ऑफिसर्स रहेंगे उनके इनकम्स, है ना, इनकम्स मतलब सैलरीज आप बोल सकते हैं, इनकम्स बोलने से ना ज्यादा बेटर क्या है, सैलरीज बोलना ज्यादा बेटर है, सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स, या फिर हो सकता है जो मिलिट्री एक्सपेंसेस है ना, आर्मी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, मिलिट्री एक्सपेंसेस, या फिर जो गुड्स वगैरह ले रहे हैं वो मिलिट्री के लिए, जो भी गन्स वगैरह ले रहे हैं मिलिट्री पर्पस के लिए, तो वो जो मिलिट्री का जो खर्चा है, मिलिट्री गुड्स, तो वो सब कहां से ले रहे हैं वो लोग, वो इंडिया से ही तो ले रहे हैं ना, इंडिया से जो भी वो टैक्सेस ले रहे हैं तो वहां से ही तो ले रहे हैं, है ना। और फिर चौथा पॉइंट आप बोल सकते हो कि हाई टैक्स, है ना, हाई टैक्स करना पड़ रहा है इंडियंस को, इंडियंस के ऊपर ना बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी लगाया जा रहा है हर बार, मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट भी करना है तो भी हेवी ड्यूटी होगा, या फिर आपका लैंड टैक्स वगैरह होगा, वो भी बहुत ज्यादा टैक्स होने वाला है, तो इंडियंस को बहुत ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स है ना, हम लोग को बता रहे हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है ना, कहीं से भी वो ब्रिटिशर्स जो है वो पैसे लूटना चाहते हैं, यही वर्ड बोलना चाहिए, ये लूट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब क्या, लूट कर रहे हैं, ठीक है, लूट रहे हैं इंडिया को या इंडियंस को। देन नेक्स्ट इज रूइन और डीके ऑफ इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो रॉ मटेरियल यहां से लेके जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा चीप है, और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने की वजह से जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स होने वाला है वो बहुत ज्यादा चीप होने वाला है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो वर्क होता है ना, जैसे कश्मीर का पश्मीना शॉल होगा, या फिर महाराष्ट्र में भी जो पैठनी साड़ीज होती है सिल्क की, या बनारस की बनारसी साड़ीज होती है ना, तो ये सारे हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वर्क वाले होते हैं, बहुत टाइम भी लगता है, हैंडमेड होता है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो लोग तो ऐसे एक्सपेंसिव चीजों को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, है ना, कॉमन लोग तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो इनके लिए कौन होते थे ये जो ऐसे खरीदने वाले, तो ऑब्वियसली प्रिंसली स्टेट्स वगैरह ही होते थे, राइट। तो अभी तो प्रिंसली स्टेट ही ऐसी कंडीशन में आ गया, हम लोग ने पॉलिटिकल कॉज में देखा है कि ब्रिटिशर्स तो पूरा एनेक्सेशन करने के पीछे है, प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ ही नहीं रहे, तो ऑब्वियसली अगर प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं रहे तो उनके लिए जो हैंडीक्राफ्ट के जो मटेरियल खरीदने वाले जो प्रिंस वगैरह रहेंगे, प्रिंसेस, तो वही नहीं रहने वाले हैं, है ना, तो बनाएंगे किसके लिए, और लोग जो कॉमन लोग हैं वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, वो लोग तो ऑब्वियसली जो सस्ता होगा, चीप होगा, जो ब्रिटिश से इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू जो आया है, जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ही लेने वाले हैं, जो टेक्सटाइल बहुत चीप होने वाला है वही लेने वाले हैं, है ना। तो हेवी ड्यूटीज इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स के ऊपर था, हेवी ड्यूटीज मतलब टैक्स, अगर यहाँ से इंग्लैंड में जो सोचो कि अच्छा यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है यूरोप में, लेकिन एक्सपोर्ट करते टाइम पे भी उनको बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटीज अगर भरने पड़ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा डिनाइल वाले मोड में आ जाएंगे कि नहीं चलो इतना ज्यादा तो पैसे नहीं भर सकते हम लोग, टैक्स इतना तो भर नहीं सकते, इसीलिए वो वहां पे भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, यूरोपियन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, मतलब बाहर मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। एंड नेक्स्ट इज व्हाट ब्रिटिश गुड्स वर इंपोर्टेड इनटू इंडिया एट नॉमिनल ड्यूटी,
मतलब जब वो लोग हमारे इंडिया में जब अपना जो प्रोडक्ट है वो लेके आ रहे हैं ना, उस समय पे उनको बहुत ज्यादा सस्ता या लेस टैक्स से वो उनको लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वो बेच भी रहे हैं ना, तो उस समय पे बहुत ज्यादा सस्ता बेचने वाले हैं, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ट्रिकी सिचुएशन बना दी है इंडियन हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए, है ना। मुश्किल दोनों तरफ से हो रही है कि अगर इंडियंस को बेचना है यूरोप में, तो उस समय पे उनको बहुत ज्यादा हेवी टैक्स देना पड़ेगा, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे बेच रहे हैं इंडिया में, तब उनको लेस टैक्स। तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से जो सिचुएशन है वो इंडियंस के लिए ही बहुत ज्यादा खराब वाला सिचुएशन है, राइट। तो ये पॉइंट है जहां पे रूइन और डीके ऑफ इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। और जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे जो ऑप्शंस बचेंगे वो प्रिंसली स्टेट्स के बचेंगे, ऐसे लोग जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो वर्क लेने वाले हैं, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जो हैंडीक्राफ्ट है या इंडियन ट्रेड है वो पूरा का पूरा कोलैप्स ही होने वाला है, राइट। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि पीछे ब्रिटिश गुड्स है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, तो वहां पे ना बहुत लार्ज अमाउंट में जो प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है, और सस्ता भी मिलने वाला है, चीप मिलने वाला है ना, बहुत ज्यादा कम समय में मिलने वाला है। और ये अपने जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाला जो है वो सब बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा है, सब ले रहे हैं ये जो ब्रिटिश के गुड्स है वो ले रहे हैं। फिर उसके बाद में इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू इंडिगो कल्टीवेटर्स। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ना हमेशा अपना जो इंटरेस्ट है वो सर्व करने की कोशिश करेंगे, उनका पर्पस जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो वो लोग क्या करते थे, वो फोर्स करते थे। सो जो कल्टीवेटर्स होते थे उनको फोर्स करते थे, फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, या फिर जूट हो सकता है, या फिर ऑयल सीड्स हो सकते हैं, या टी हो सकता है, टी प्लांटेशन वगैरह, ये सब उनको फोर्स किया जाता था। और अगर वो नहीं सुन रहे, वो नहीं मान रहे ना, तो उनके ऊपर कुछ पनिशमेंट वगैरह होता था। तो डर के वजह से, फियर के वजह से वो इंडिगो कल्टीवेटर्स को या फिर टी प्लांटेशन कल्टीवेटर्स वगैरह जो होते थे उनको वो फोर्सफुली करना ही पड़ता था, है ना। और अगर वैसे भी अगर नहीं किया तो और भी बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, इन अ सेंस कि अगर उनके जो एनिमल्स वगैरह है, क्योंकि जब भी वो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके साथ में कुछ एनिमल्स वगैरह रखेंगे ना, तो वो एनिमल्स भी पनिशमेंट के तौर पर लेके जाते थे, टैक्स अगर नहीं भर पा रहे, तो ऐसे टाइप में जुल्म भी किया जाता था कल्टीवेटर्स। तो कंडीशंस which the peasants were had to work were inhuman। तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए उनको काम करना पड़ता था, और ये इसी टाइम में इतना करना ही है। तो ये वाला पॉइंट भी है, तो आपको याद रखना है ये। सी फोर्स टू कल्टीवेट, ये आपको याद रखना है, फोर्स टू ग्रो जो बोल रहे हैं ना, ब्रिटिश प्लांटर्स जो बोल रहे हैं वही ग्रो करने के लिए वो फोर्स करते थे, और अगर नहीं करेंगे तो पनिशमेंट होता था। So there used to be a punishment, और they used to take away their cattle, जो एनिमल्स जो है उनके उनके घर में, तो वो कैटल वगैरह सब लेके जाते थे एज अ पनिशमेंट। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। देन नेक्स्ट इज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। सी एज आई टोल्ड यू कि प्रिंसली स्टेट जो होते थे, तो उनके जो दरबार होते थे, है ना, तो उनके दरबार में बहुत सारे ऐसे हमेशा कुछ डांसिंग या आर्ट्स या कुछ पेंटिंग्स वगैरह ऐसे हमेशा ही लाइक लग्जरी लाइफस्टाइल उनका होता था, है ना, जो प्रिंस प्रिंसेस वगैरह होंगे। तो अभी वो प्रिंसली स्टेट वो प्रिंस ही नहीं रहे, तो वो किनको काम देंगे, है ना। तो सारे जो है स्कॉलर्स, प्रीचर्स, आर्टिस्ट, सोल्जर्स वगैरह, ये सारे इनके जॉब्स ही चले गए, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं है, तो इनके जॉब्स ही चले गए हैं। तो इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, और ऊपर से टैक्सेस भी पे करना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, लोग पॉवर्टी में जा रहे हैं, लोगों का हाल है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बात कर रहे हैं, तो उस समय पे आपको स्कॉलर्स, प्रीचर्स, आर्टिस्ट, सोल्जर्स, जितने सारे पोजीशंस जो होते हैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सारे पोजीशंस के नाम आपको लिखने हैं आंसर में आपके, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे वो प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं है, इसके वजह से अभी इनके सारे पोस्ट जो है ये भी चले गए हैं, है ना, ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे वो दिखाई भी दे रहा है हम लोग को। देखिए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस क्लोज हो गए, क्योंकि उनको फंडिंग कहाँ से मिलते थे, प्रिंसली स्टेट से मिलते थे, फंडिंग जो होते थे वो।
लेकिन अभी प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं है तो उनको फंडिंग भी नहीं मिल रहा है, मतलब उनके इनकम सोर्सेज भी सारे अभी खत्म हो गए हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए एक बार वापस से देख लेते हैं इकोनॉमिक कॉजेस में क्या क्या है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, then ruin or decay of Indian trade and handicraft, inhuman treatment to indigo cultivators, growing unemployment, poverty and famine. So poverty and famine is obviously the one which is we can say कि जहाँ पे ना famines वगैरह कंडीशन आ रहे हैं एंड फिर भी लोगों को टैक्सेस पे करना ही पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अच्छा चलो टैक्स को इस बार माफ कर देंगे, फेमाइन है, एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, कुछ मिला नहीं है, लेकिन लोगों को तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो ब्रिटिश का लुकआउट ऐसे है कि हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, आपका कुछ भी हो जाए। तो ये वाला पॉइंट था। ठीक है, तो ये सारे ऐसे इकोनॉमिक कॉजेस है कि जहाँ पे ना सारे तबके के जो लोग है ना, सारे सारे सेक्शन के जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पे परेशान हो गए ब्रिटिशर्स की वजह से। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका इकोनॉमिक कॉजेस। चलिए चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉज विच इज द मिलिट्री कॉज एंड सी नाउ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियंस। तो कॉमन लोग जो है ना उनके पास पावर्स उतने होते नहीं है, है ना। पावर्स किसके पास रहेंगे, एक तो पॉलिटिकल पीपल के पास पावर रहेंगे और आर्मी के पास पावर रहेगा, है ना। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। तो जब मिलिट्री कॉजेस है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेस अलोंग लाइक सी ऑल कॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बट देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एक्चुअल पावर्स है वो इनके पास है। तो इनके जो प्रॉब्लम्स है ना वो देखते हैं हम लोग। तो मिलिट्री कॉजेस के प्रॉब्लम्स क्या क्या है देखिए। तो इल ट्रीटमेंट गिवन टू इंडियन सेपॉइज, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, लार्जर proportion of Indians in British Army and bleak prospects of promotions. Okay, first one, see ill treatment given to Indian sepoys. और आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, this British officer is actually showing all the hatred towards this Indian sepoys. Okay, see now one thing to notice, as in with the help of Indian sepoys only, Britishers were actually able to establish their rule into India, correct? क्योंकि इतने सारे जब वॉर्स हुए थे, आपको याद है बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ बक्सर है, एंग्लो मराठा वॉर है, ये इतने सारे जो वॉर्स हुए थे उसमें इंडियन सेपॉइज ही थे जो बहुत ज्यादा नंबर में थे, बट फिर भी उनको इल ट्रीटमेंट ह्यूमिलिएशन होता रहता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए फिर उसके बाद में और भी प्रॉब्लम्स है। पुअरली पेड, मतलब जो सैलरीज थे वो भी बहुत कम थे, मतलब काम बहुत ज्यादा करा रहे हैं और सैलरीज भी बहुत कम दे रहे हैं। इल फेड, मतलब खाना वगैरह भी अच्छा नहीं दे रहे हैं। बैडली हाउस, मतलब रहने की उनके जो जो सारी कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो ये आपको याद रखना है। तो चाहिए उनको, इंडियंस चाहिए, सेपॉइज चाहिए, सोल्जर्स चाहिए, इंडियन सोल्जर्स, लेकिन इल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंडीशंस भी है वो खराब दे रहे हैं उनको। एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग टर्बन्स, कास्ट मार्क्स, मतलब जो उनके जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में जो उनके सिंबल्स है, मतलब हो सकते हैं पगड़ी पहन रहे हैं या फिर बियर्ड एंड मुस्टैच अगर रख रहे हैं, तो ये सारे भी जो उनके जो सिंबल्स है वो उनको अलाउ, मार्क्स है वो उनको अलाउ नहीं करने के लिए रख रहे हैं कि प्रोहिबिटेड बोल रहे। प्रोहिबिट मतलब नहीं नहीं रखना है उसको, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इल ट्रीटमेंट गिवन टू द इंडियन सेपॉइज, यहाँ पे देखिए डिसरिस्पेक्ट, लो पे, हार्श डिसिप्लिन, हमेशा डांटना चिल्लाना, तो ये पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। अच्छा आप नोटिस कीजिए ये 1856 है, मतलब 1857 से जस्ट एक साल पहले मतलब ये कुछ लॉ बनाया गया था जो सेपॉइज के लिए है। क्या है ये देखिए, एज पर दिस एक्ट इंडियन सोल्जर्स कुड बी सेंट ओवरसीज ऑन ड्यूटी। मतलब अगर आप इंडियन सेपॉय है तो आपको कहीं पे भी ओवरसीज मतलब इंडिया के बाहर भी अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। ये कंपल्शन हो गया, मतलब यहाँ पे चॉइस नहीं हो गया, वो सबको कंपल्शन। अगर आप इंडियन सेपॉय है तो आपको कंपल्शन हो गया कि आपको आउट ऑफ इंडिया भी अगर भेज दिया वॉर के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। और ना यहाँ पे कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी में ऐसे होता है कि अगर सी को क्रॉस कर दिया तो ना उनका जो रिलीजन है वो डिफाई हो जाएगा, मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे करके कुछ ये है मानते हैं लोग। तो ऑर्थोडॉक्स इंडियन सोसाइटी में, हिंदूज में ऐसा माना जाता था। तो इसीलिए वो ये प्रॉब्लम हो गया था इंडियन सेपॉइज के लिए कि ये जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो बनाया, ये जो लॉ बनाया है वो हमारे रिलीजन को डिफाई करने के लिए बनाया है, ऐसे भी कुछ सोल्जर्स है वो मानते थे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था।
तो देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दिस इंडियन सेपॉय इज एक्चुअली बरीड, कि इसको इंडिया से बाहर भी जाना पड़ेगा, सी को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉसिंग द काला पानी दैट इज ब्लैक वाटर, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा भी है। Then next is Post Office Act 1854. Now look at this. 1854 वाला पॉइंट है ये, मतलब 1856 वाला जो है उसके नजदीक वाले है ना, तो मतलब यहाँ पे ना आपको समझ में आ रहा है 1856 में एक लॉ पास किया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, और 1854 मतलब ये जो है मिलिट्री के लिए ना ऐसे सारे जो लॉज है, ऐसे ही 2-4 सालों में ऐसे कुछ चेंजेस किए थे उन्होंने, कुछ नए नए लॉज बनाए थे। तो अभी ये वाला लॉ क्या है, देखिए, दिस एक्ट विड्रॉ द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज एंजॉयड बाय सिपॉइज। अच्छा, उस टाइम पे तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, मैसेज करना था उनको, तो वो कैसे करते थे, पोस्टेज, पोस्टेज मतलब जो लेटर्स वगैरह लिखना है उससे करते थे, लेकिन उसके लिए भी अगर आपको पैसे भरने पड़ रहे हैं तो ब्रिटिशर्स उससे उसके लिए भी ड्यू ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे मतलब चार्ज कर रहे हैं, कुछ तो पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आपको पोस्ट ऑफिस का सर्विस यूज करना है तो इंडियन सेपोइस को वहां पे पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था ये तो बहुत ज्यादा मेजर इशू हो गया, क्योंकि एक तो ओवरसीज भी भेज रहे हैं, मतलब उनका पोस्टिंग कहीं पे भी हो जाएगा इंडिया में, और दूसरी बात सैलरी भी बहुत कम दे रहे हैं और ऊपर से पैसे भी ले रहे हैं, जो पोस्टेज है उस सर्विस का भी पैसा ले रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है इंडियन सेपोइस के साथ में। तो इंडियन सेपोइस इसी की वजह से भी परेशान है। देखिए, विड्रॉवल ऑफ प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज, पैसा भरना पड़ रहा है पोस्टेज ड्यू। उसके बाद में लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी, सी इन आर्मी ब्रिटिशर्स वर इन रेशियो एज लो एज 1 in 4000, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश आर्मी जो होते थे वो बहुत कम है और इंडियन सेपोइस बहुत ज्यादा है नंबर में, है ना। तो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो डिपेंडेंट है इंडियन सेपोइस के ऊपर, करेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन तो ये नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा नंबर में है, ये लोग बहुत ज्यादा नंबर में है और ये लोग बहुत कम है, ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत कम है। तो ऑब्वियसली इंडियंस मतलब एक दूसरे का दुख तो समझेंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे का जो दर्द है वो समझेंगे, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो इंडियन सेपोइस वर मोर इन नंबर, है ना। उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होने के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने के लिए, ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए ये लोग एक साथ में एज अ टीम काम करेंगे, है ना। तो इसलिए अपराइजिंग में इन्होंने बहुत ज्यादा एक रोल प्ले, आपको याद होगा मंगल पांडे वाला एक इंसिडेंट जो दिया है अपनी टेक्स्ट बुक में भी, तो ये वही पॉइंट है, आगे जाके देखेंगे जो मंगल पांडे वाला जो इंसिडेंट था। ठीक है, आगे यहाँ पे 5th पॉइंट जो है, ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशंस, मतलब क्या, although they were capable enough and in spite of their whatever intelligence, उनको ना हायर पोजीशंस देते ही नहीं थे, है ना। मैक्स टू मैक्स उनको सूबेदार वाला पोजीशन देते थे, मैक्स टू मैक्स हायर पोस्ट जो होता था प्रमोशन में वो सूबेदार का होता था, उससे ज्यादा बड़ा वाला पोस्ट देते ही नहीं थे। इट इज ड्यू टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। बहुत सीधी सी बात है कि इंडियंस आर ऑलवेज इंफीरियर टू द ब्रिटिशर्स, ऐसा वो दिखाना चाहते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ऑल्दो अगर वो इंडियन सेपोय बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, केपेबल है, बहुत अच्छा सर्विस कर रहा है, बट फिर भी उसको प्रमोशन दिया नहीं जाएगा। सो ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम था इंडियन सेपोइज के लिए कि सैलरी तो सैलरी कम है और ऊपर से प्रमोशन तो प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है और काम भी इतना करा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो कोई भी जो होगा वो हैप्पी तो होने वाला है नहीं, है ना। दे आर ऑल डिस्प्लीज्ड ड्यू टू दिस। लुक एट दिस, ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स आर गोइंग टू द मैक्सिमम रैंक, ठीक है। मैक्सिमम रैंक फॉर इंडियंस, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सूबेदार, सूबेदार तक ही वो जाएंगे। तो लिमिटेड करियर एडवांसमेंट, तो यही सारे पॉइंट्स है मिलिट्री कॉजेस में। इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स बाय द ब्रिटिशर्स, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, मतलब ओवरसीज जाना पड़ेगा, ओवरसीज जाना पड़ेगा, है ना, कंपल्शन है। पोस्ट ऑफिस का ड्यू जो है, मतलब जो सर्विस आप ले रहे हो, है ना, लेटर पोस्ट करने के लिए जो सर्विस ले रहे हो ना, उसके लिए वो सेपोइस को पैसे भरने पड़ेंगे। लार्जर प्रोपोर्शन है, इंडियंस बहुत ज्यादा है नंबर में। एंड ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, मतलब प्रमोशन किसका हो रहा है, बस ब्रिटिश ऑफिसर्स का हो रहा है, इंडियन सेपोइस का प्रमोशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है पिक्चर वाइज ऑल्सो। ओके, लेट अस बिगिन विद द लास्ट कॉज व्हिच इज द इमीडिएट कॉज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएट कॉज मतलब क्या, कि यही एक ट्रिगर पॉइंट है कि जिसके वजह से अपराइजिंग बहुत फास्टली स्टार्ट हो गया, है ना। इसी को बोलेंगे हम लोग इमीडिएट कॉज, इमीडिएटली स्टार्ट होगी।
ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, तो इमेज में ना यहाँ पे कुछ सोल्जर्स है, इंडियन सेपॉइज है, एंड वो लोग कुछ राइफल लेके खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ड्रिल चल रहा है। ड्रिल मतलब क्या, इमेज में दिखाई दे रहा है ड्रिल। ड्रिल मतलब ट्रेनिंग चल रहा है उनका। और ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये है कार्ट्रिज का, इसे कहेंगे कार्ट्रिज। ओके, तो ये कार्ट्रिज क्या है, ये जो गन है या राइफल है, इसके अंदर ये कार्ट्रिज भरना है। लेकिन इसका प्रोसीजर समझ लीजिए। ये प्रोसीजर में क्या लिखा है उन्होंने, दिस ओल्ड एनफील्ड मजल लोडिंग कार्ट्रिज। तो ये वाला जो है वो कार्ट्रिज है। ये ना ऊपर का व्रैपर है उसका, ये देखिए ऊपर का उसका व्रैपर है। तो व्रैपर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुंह में लेके उसको ना बाइट ऑफ करके खोलना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गन पाउडर और बुलेट होने वाले, तो वो इसमें डालने हैं, ये वाले जो राइफल्स है उसमें डालने हैं। तो ये एनफील्ड राइफल है, तो इनका जो लोडिंग प्रोसेस है ना, इसमें प्रॉब्लम है। ये लोडिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो ऊपर का जो इसका जो कवर है, ये बोल रहे हैं, ये से एक रूमर था कि इट इज ग्रीस्ड विथ काऊ और पिग फैट, ठीक है। सो इट वाज रूमर वाज दैट दिस कार्ट्रिज, ये ऊपर का जो कवर है ना, ये कार्ट्रिज के ऊपर का जो कवर है, इट इज ग्रीस्ड विथ cow or pig fat, and because of that, so they had to bit it off with the mouth, and they felt, this Hindus and Muslim sepoys felt that these Britishers have introduced such kind of rifles deliberately to defile their religion। मतलब जो अपना रिलीजन है उसको भ्रष्ट करने के लिए ये जानबूझ के किया गया हुआ एक मूव है, ऐसे ये सेपॉइज को लग रहा है। हाँ, आपको आई होप सो समझ में आ गया है। इमीडिएट कॉज बहुत ज्यादा इजी है। आपको क्या लर्न करना है इमीडिएट कॉज में? ओके, सो नाउ विल सी द आंसर हाउ यू हैव टू राइट डाउन फॉर इमीडिएट कॉज। ओके, सो इमीडिएट कॉज, first point is old musket were replaced by new Enfield rifle. See, what is that new Enfield rifle? This is what they are saying. No, this one. See, this is new Enfield rifle. Okay, so in this image also you are able to see, ये picture में ये इनके पास है वो new Enfield rifle है, ये देखिए, ठीक है। And then second point, the loading process involved bringing cartridge towards the mouth। कार्ट्रिज मतलब क्या, कार्ट्रिज मतलब ये वाला, यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, ये कार्ट्रिज है, दिस इज कार्ट्रिज। ओके, दिस आर द कार्ट्रिज। सो दे विल हैव टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स द माउथ। तो इसको अगर लोड करना है, इसके अंदर अगर डालना है, राइफल के अंदर अगर डालना है, सो दे विल हैव टू ब्रिंग दिस कार्ट्रिज टुवर्ड्स द माउथ। bit of that paper, bit of the greased paper, ठीक है, bit of the greased paper with teeth, ठीक है। वो जो ऊपर का व्रैपर है, व्रैपर ऊपर का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टिथ के साथ में बिट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रूमर was that greased paper of cartridge is of fat of cow and pig, करेक्ट। तो उनको लगा कि जो ऊपर का ग्रीस्ड पेपर जो है, र्यूमर था ये, that greased paper is of fat of cow and pig, okay, and because of that Hindus and Muslims, both the sepoys were disappointed, and they thought this is deliberately been done by the Britishers to defile their religion, okay। Why? Because for Hindus cows are sacred, they are sacred, no, and for Muslims pigs are taboo, correct, and therefore Indian sepoys thought
that it is deliberate move. It is deliberate move by Britishers to defile their religion. Britishers to defile or defy also, you can call it as defy their religion. Okay, and because of that, they thought of that this is the correct time to revolt against the Britishers. So that was the immediate cause. You need to remember this 4 points. It's just about 4 points, and you need to remember this image also. I have just put this image so that वो एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, आप उस पॉइंट पे आ जाओगे कि क्या बोला जा रहा है, कार्ट्रिज क्या होते हैं, है ना, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, आई होप सो आपको इमीडिएट कॉज भी समझ में आ गया है. चलिए, अभी अपराइजिंग हो गया, मतलब क्या कि जो मिलिट्री थे, जो आर्मी थे, इंडियन सेपॉइज थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए, है ना. जो बहुत सारे कॉमन लोग थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए. प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंस वगैरह है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए, जैसे नाना साहिब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, देन बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर के जो सक्सेसर्स है वो थे. तो ये सारे लोग जब एक साथ में आकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, है ना. तो जो हुआ उसके बाद में अपराइजिंग हो गया, रिवॉल्ट हो गया, उसके बाद में जो हुआ तो उसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पे 8 पॉइंट है, हम लोग को समझने हैं. पहला तो क्या हो गया, एंड ऑफ कंपनीज रूल, देन क्वींस विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, चेंजेस इन द आर्मी, इंक्रीज्ड रेशियल बिटरनेस, religious changes and rise of nationalism. Okay, we'll see one by one. चलिए, first one is end of the company's rule. So British East India Company was kind of a private company, correct, जो यहाँ पे रूल कर रहा था, है ना. तो अभी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरा का पूरा इनलीगल डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश क्राउन ने. ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है इंग्लैंड का, उन्होंने, ठीक है, तो उनको ब्रिटिश क्राउन बोला गया. तो ये याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया. हाँ, यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब क्या कि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट विल एक्चुअली रूल द इंडिया. इसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. मतलब अब ये प्रॉपर गवर्नमेंट होगा, जैसे इंग्लैंड में गवर्नमेंट है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वो पूरा कामकाज संभालेंगे, वैसे बोल दिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास कर दिया. Then company's board of control and court of directors were abolished. मतलब ये कंपनी पूरा का पूरा बंद हो गया, है ना. ट्रांसफर टू क्राउन बोला गया है. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, मतलब बड़े ऑफिशियल्स जो सारे थे, वो भी सारे अभी चले गए हैं. तो अभी वो पूरे अबॉलिश कर दिए, मतलब उनका जो भी रोल प्ले था वो यहाँ पे खत्म हो गया है. तो यहाँ पे उनको इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है. फिर उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन. जैसे मैंने बोला था, ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आके रूल करने वाला है, तो उसे ट्रांसफर ऑफ पावर बोल देंगे. एंड देन फर्स्ट वॉइसरॉय अंडर द एक्ट वाज लॉर्ड कैनिंग. यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके बाद मतलब जैसे ही वो एक्ट पास हो गया, उसके बाद जो फर्स्ट वॉइसरॉय थे, जैसे गवर्नर जनरल थे ना, लॉर्ड डेलहौसी वगैरह, लॉर्ड वेलेस्ली, तो वैसे ही ये थे लॉर्ड कैनिंग. लेकिन अभी उनको वो जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, उनको वो पोस्ट दिया गया है, वॉइसरॉय का पोस्ट दिया गया है. ठीक है, काम तो सेम ही करेंगे, है ना, हेड ऑफ स्टेट ही है, ये हेड ऑफ स्टेट ही होने वाले हैं, लेकिन अभी उनको बोला जाएगा वॉइसरॉय. और इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग. आपको याद रखना है ये लॉर्ड कैनिंग. हाँ, 1858 जैसे 1857 का रिवोल्ट हो गया, वैसे ही उसके बाद जो पहले वॉइसरॉय थे वो है लॉर्ड वॉइसरॉय, which is लॉर्ड कैनिंग. ओके, देन नेक्स्ट इज क्वींस विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन मतलब प्रोमिसेस आप बोल सकते हो. प्रोक्लेमेशन मतलब प्रोमिसेस. तो प्रोमिसेस क्या क्या है, देखिए. प्रोक्लेमेशन promised to follow policy of non-intervention in social and religious matters of Indians, treat all subjects, Indians and Europeans equal, grant general pardon to all except those who are found guilty of murder of British. मतलब क्या कि अभी ये जो क्वीन है ये कुछ प्रोमिसेस कर रहे हैं इंडियंस को. मतलब पहले जो हुआ है अभी वो वापस नहीं होने वाला है ना, इसीलिए अभी नए रूलर है, तो अभी कुछ नए प्रोमिसेस होंगे. जैसे नया गवर्नमेंट होता है तो कुछ प्रोमिसेस होते हैं ना, वैसे ही है ये. तो अभी ये प्रोमिसेस क्या क्या कर रहे हैं, तो पहली बात तो नॉन इंटरफियरेंस, जो भी इंडियन कल्चर है उनके साथ में छेड़छाड़ी नहीं होगी. जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, आप आपका देखो,
क्योंकि इतना अगर रिवोल्ट वगैरह हो गया है ना, और ये बहुत मास अपराइजिंग था, मास अपराइजिंग मतलब बहुत बड़े लेवल पे था ना, कॉमन पीपल आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस, तो इसके लिए अभी ये जो ब्रिटिश क्राउन है ये थोड़ा संभल के चल रहा है और बोल रहे हैं कि अभी इनमें कुछ हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे सोशल मैटर्स में, रिलीजियस मैटर्स जो करना है इंडियंस को करने दो, है ना, ये थोड़े सेफर साइड पे अभी आ गए हैं। देन दे विल ट्रीट ऑल इंडियंस एंड यूरोपियंस इक्वल, क्योंकि अगर आपको याद होगा इल ट्रीटमेंट दिया जाता था सोल्जर्स को, इंडियंस को हमेशा इंफीरियर समझा जाता था, जो कुछ करप्ट ऑफिशियल्स वगैरह जो थे ब्रिटिशर्स के, तो वो करप्शन वगैरह करते थे, इल ट्रीटमेंट करते थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे, टॉर्चर करते थे, ये सब था, याद है ना आपको, है ना। तो अभी अभी एटलीस्ट प्रॉमिस कर रहे हैं वो, ये जो क्वीन है वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो सारे इंडियंस है उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड देन लास्ट वन इज जनरल पार्डन। पार्डन मतलब क्या, माफ कर देंगे। तो जो भी अपराइजिंग में जो पार्टिसिपेशन किया था जो लोगों ने, उनको माफ कर देंगे, सिर्फ जिन्होंने मर्डर किया ना उनको माफ नहीं करेंगे, बस उतना ही है, ठीक है। जिन्होंने ब्रिटिशर्स का मर्डर किया या यूरोपियंस का किसी मर्डर किया है तो उनको माफ नहीं कर दिया जाएगा, बाकी सबको माफ कर दिया जाएगा, तो उनको ग्रैंड जनरल पार्डन ये बोल दिया है, ठीक है। और ये जो क्वींस प्रोक्लेमेशन है, अच्छा यहाँ पे पिक्चर में हम लोगों ने दिखा है कि क्वीन बोल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्वीन ने ये प्रोमिसेस नहीं किए हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है उन्होंने रीड आउट किया था क्वीन के तरफ से, इन्होंने मतलब ये क्वीन जो है इन्होंने जो भी डिक्लेरेशन था रीड आउट किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था, नहीं तो ये आए थे ऐसा नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने वो जस्ट रीड आउट करके दिया था। फिर उसके बाद में रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वर अबेंडेड, क्योंकि आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने भी अपराइजिंग में पार्टिसिपेशन किया था, नाना साहेब थे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, दिखाया था अपना, फिर जो मुगल एम्परर थे उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन आया था। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके साथ में अभी रिलेशन अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ही पॉलिटिकली बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है, ऐसे ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था, और इसीलिए अभी ये थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहे हैं, और जो सारे उन्होंने पॉलिसीज जो पहले जो पॉलिटिकल पॉलिसीज जो एक्सपेंशन के पॉलिसीज जो थे वो थोड़े से अभी एक लोअर एंड पे आके उन्होंने स्टॉप कर दिए, कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह सब बंद कर दिए उन्होंने, अबेंडेंट बोल दिया, ठीक है। इंडियन प्रिंसेस बिकेम जूनियर पार्टनर्स एज दे वर प्रॉमिस्ड टू कंटिन्यू एज रूलर्स, मतलब अभी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दोनों एंड पे होना चाहिए था, है ना। वापस से ऐसे अपराइजिंग के लिए ब्रिटिशर्स भी तैयार नहीं है ना, इतने बड़े लेवल पे अपराइजिंग अगर हो गया, क्योंकि एक बार अगर हो गया तो दूसरी बार भी डेफिनेटली होने ही वाला है, इंडियंस तो अभी शांत नहीं बैठने वाले, ये ब्रिटिशर्स को पता है। तो इसीलिए जो प्रिंसली स्टेट्स के जो सारे प्रिंसेस हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, और उनको क्या ऑफर कर रहे हैं कि एज इन जूनियर पार्टनर्स या एजेंट्स बनने के लिए, ताकि उनका जो एग्जिस्टेंस है एज अ प्रिंसेस, जो टाइटल्स है वगैरह वो सब उनको वापस से दे दिया जाएगा, ठीक है, ये बोला गया है। फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, continued their policy of divide and rule by turning princes against people, province against province, caste against caste, and above all Hindus against Muslims। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनाया, और फिर साइलेंटली काम करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। सो दे थॉट ऑफ एज इन कि ये जो लोग हैं ये आपस में ही अगर लड़ते रहेंगे तो ये हमारे ऊपर पॉइंट आउट नहीं करेंगे, है ना। और ये ट्रिक के साथ में उन्होंने आगे का रूल जो है वो और 100 इयर्स तक मतलब चलता रहा, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंस था वो 1947 में, ऑलमोस्ट आफ्टर 100 इयर्स वी हैव गॉट अगेन लाइक यू नो वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस, एक्चुअल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। मतलब उन्होंने ये बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि अगर ये लोग अपने ही बीच में झगड़ते रहे, ये इंडियंस अगर अपने ही बीच में झगड़ते रहे ना तो हमारे ऊपर पॉइंट आउट नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या किया, प्रिंसेस अगेंस्ट पीपल, प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस, दो प्रोविंस के बीच में झगड़े, मतलब दो प्रिंसली स्टेट्स के बीच में झगड़े, लोगों के बीच में झगड़े, जो कास्ट है उसके ऊपर झगड़े, रिलीजन के ऊपर झगड़े, हिंदूज एंड मुस्लिम्स उनके साथ में आपस में झगड़े। तो ऐसे करके उन्होंने जो अपना चाल है वो चला है, ठीक है। आगे चेंजेस इन द आर्मी, हाँ ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला था आपको जो पॉलिटिकल कॉजेस है एंड मिलिट्री कॉजेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इकोनॉमिक कॉजेस जो थे, सोशो रिलीजियस कॉजेस जो थे, वो कॉमन पीपल पॉइंट ऑफ व्यू अगर भी देखेंगे ना हम लोग, लेकिन जो एक्चुअल पावर्स जो होते हैं ना वो पावर्स तो किसके पास रहेंगे, जो पॉलिटिक्स में है ना लोग या फिर आर्मी में है ना उनके पास ही पावर्स रहेंगे। तो वही मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे बताया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने चेंजेस कर दिया आर्मी में।
सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या था कि आर्मी में इंडियन सोल्जर्स वर मोर इन नंबर एंड यूरोपियंस वर लेस इन नंबर। तो अभी ब्रिटिशर्स एंड जो इंडियन सोल्जर्स है तो उनका रेशो है ना एटलीस्ट मतलब कंट्रोलेबल फॉर्म में उन्होंने लाने की कोशिश की है। तो देखिए 1:2 इन बंगाल एंड 2:5 इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंस। तो ये दो प्रोविंसेस के लिए 2:5 है और बंगाल प्रोविंस के लिए 1:2 है। तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो अब वापस से जो मिलिट्री के वजह से जो प्रॉब्लम हुआ था, जो इंडियन सेपॉइस की वजह से उनका अपराइजिंग हुआ था ना, वो नहीं होना चाहिए इसके लिए। फिर उसके बाद में और एक पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा किया, अपना स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो थे ज्योग्राफिकल की पोजीशंस, मिलिट्री पोजीशंस, वो भी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। मतलब जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगा और इंडियंस को वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। वैसे तो की पोजीशंस जो है स्ट्रैटेजिकली तो वो उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है ताकि वापस से अपराइजिंग ना हो। डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन वाज प्रैक्टिस्ड इन द रिक्रूटमेंट। मतलब जो भी रिक्रूटमेंट अगर होगा ना तो वहां पे ना वो फॉलो कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कुछ कास्ट के लिए तो एक कास्ट के लोग शायद से एक तरफ, दूसरे कास्ट, ताकि ना वो एक दूसरे से बात ना करे, उनको पता ना चले कि इसमें क्या हो रहा है, इस रेजिमेंट में क्या हो रहा है, दूसरे रेजिमेंट, तो ऐसे वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन ना हो जाए वगैरह। वैसे वो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, next one is increased racial bitterness. See, British dubbed all Indians as unworthy of trust and subjected them to insults and humiliation. मतलब बार बार, और ना ये एक बात है कि ब्रिटिशर्स जब भी ये अपराइजिंग जो होता है ना 1857 का, उसको अपराइजिंग बोलेंगे ही नहीं, वो म्यूटिनी बोलते हैं, सोल्जर्स म्यूटिनी बोलते हैं, सेपॉइज म्यूटिनी, मतलब ना दगा दे दिया, ये धोखा देने वाले लोग हैं, ऐसे बोल रहे हैं, इंडियंस के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। तो ऐसे वो उसको ये करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमेशा पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि ये लोग धोखा देने वाले। लेकिन अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने देखा तो हमने क्या किया था, रिवॉल्ट किया था, है ना, हमने आवाज उठाया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कि जो भी रॉन्ग हो रहा है ना उसके लिए हम लोग आवाज उठाने वाले हैं और हम लोग आपके अगेंस्ट में जाने वाले हैं। ये एक अपराइजिंग था, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने बाद में सारे जो इंडियंस है, तो ऑल्दो वो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस रहेंगे या फिर सोल्जर्स रहेंगे, उनके साथ में जो इल ट्रीटमेंट है, जैसे प्रॉमिस में बोला गया था ना, प्रोक्लेमेशन में बोला गया था कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वैसे तो हुआ ही नहीं, रादर और इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन करना स्टार्ट कर दिया इंडियंस के लिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, दे आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट बोल रहे हैं कि इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, और नो एडमिशन करके लिखा है, मतलब इंडियंस के लिए ना कुछ जगह जो है वो वहां पे एडमिसिबिलिटी नहीं है, इंडियंस के लिए नॉट अलाउड करके बोर्ड लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में रिलीजियस चेंजेस, ब्रिटिश फॉलोड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस इन द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडियंस। मतलब जो सती प्रैक्टिस के लिए अबॉलिशन था, या फिर विडो रीमैरिज वाला जो एक लॉ था, ये सारे जो लॉज वगैरह पास किए थे ना वो उन्होंने वापस से बंद कर दिए, और इनके जो रिलीजियस इंटरफियरेंस वाले जो पॉइंट्स थे ना वो सारे अभी बंद कर दिए। मतलब बोल रहे हैं कि इंडियंस को जो करना है वो करने दो, क्योंकि अगर हम लोग कुछ करने जाएंगे तो वापस से इनको अच्छा नहीं लगेगा और वापस से रिवॉल्ट होने के चांसेस है। तो इसीलिए नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी अपनाना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि इंडियंस को जो करना है वो करने दो। ठीक है, और लास्ट वाला देखिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक रिवॉल्ट हो रहा है तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाता है ना कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ पा रहे, है ना। मतलब आर्म्स एम्यूनेशन इतना नहीं है, ट्रेंड इतने नहीं है, लेकिन फिर भी सारे लोग एक मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो ये एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाता है, और एक नेशनलिज्म वाला फीलिंग कि हाँ ये फॉरेनर्स है, ये हमारे ऊपर क्यों रूल कर रहे हैं, ये जो फीलिंग है ये पहली बार इंडियंस में आना स्टार्ट हो गया था। तो वो जो इंडिपेंडेंस वाला जो एक फीलिंग है ना, वो आने के वजह से नेशनलिज्म वाला फीलिंग आना स्टार्ट हो गया था कि हम लोग एक नेशन है और हम लोग इंडियंस है। तो अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम। सी फॉर फ्रीडम बोला गया है। हीरोइक स्ट्रगल एस्टैब्लिश्ड द वैल्यूएबल ट्रेडिशंस ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल। हीरोइक स्ट्रगल मतलब कौन सा, कि लाइक लेट अस कंसीडर रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ये सारे जो शहीद हुए थे, है ना, उनको ऐसा दिखाया, ऐसा देखने लग गए कि इन्होंने अपनी जान दे दी अपराइजिंग के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपनी जान दे दी। तो एज अ हीरोइक सिंबल्स या फिगर्स
के तौर पर इंडियंस ने उनको देखना स्टार्ट कर दिया था, और वो हमेशा ही याद रहेगा। इतने साल हो गए, देखिए 1857 की बात है, हम लोग अभी अप्रोच हो रहे हैं मतलब टूवर्ड्स 2057 तक, अगर मतलब हम लोग 200 साल हो गए, बट फिर भी जो हीरोइक स्ट्रगल ये अभी तक हम लोग के मेमोरीज में है, हम लोग अभी भी उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब, ये सारे जो लोग थे, तो उनके बारे में हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हम लोग ने जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। ये कॉन्सिक्वेंसेस के जो पॉइंट्स है वो भी आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला तो एंड ऑफ कंपनीज रूल है, क्वीन विक्टोरियाज, ये आपको याद ही रखना है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड आउट ऑफ दैट आई विल से दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चेंजेस इन आर्मी, दे मेड सम काइंड ऑफ चेंजेस इन आर्मी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म, ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वो नेशनलिज्म वाला फीलिंग जो है वो इंडियंस में आना स्टार्ट हो गया था, एंड फॉर दैट रीजन राइज ऑफ नेशनलिज्म। ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ जो पॉइंट्स है इनमें ये भी प्रिंसली स्टेट्स, क्यों, क्योंकि अबॉलिशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लागू किया था वो भी बंद कर दिया, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सारे जो मेरे क्लास के जो पॉइंट्स है आप वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, और डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट दिस चैप्टर। 10 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा ही इसमें से रेफरेंस का, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।